आमना सामना मीडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम बुद्धिजीवी जो कि अलग अलग मुख्तलिफ तंजीमों और एनजीओ से जुड़े हुए हैं। तालीमी मैदान से लेकर मिली, समाजी और मजहबी सतह पर अपना एक मकाम रखते हैं। सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूँगा महफूज अहमद सिद्दीकी साहब का। स्कॉलर हाई स्कूल अल करम एजुकेशन ट्रस्ट के जो है रुए रवा है और स्कॉलर हाई स्कूल के ट्रस्टी हैं और साथ ही साथ तंजीमों से वाबस्ता है। उन्हीं के साथ हमारे साथ मौजूद है मौलाना शोएब कोटी साहब। मौलाना शोएब कोटी साहब मजलिस मुशावरत के भी जिम्मेदार हैं और इंडिया मिलिट्री काउंसिल के जिम्मेदार हैं और कई किताबों के मुसन्निफ हैं। उन्हीं के साथ मौजूद है मौलाना मुफ्ती इनामुल्लाह खान साहब जो कि अल हिलाल एजुकेशन ट्रस्ट के फाउंडर भी हैं और अल हिलाल इंग्लिश हाई स्कूल के ट्रस्टी हैं। आइए हम बात करते हैं, पूरे देश में एक आम चर्चा है, वो है पुलवामा में आतंकवादी हमले को लेकर, जहाँ पर हमारे देश के जवानों की शहादत हो गई, उनकी जानें चली गई और आतंकी हमले ने पूरे देश को हिला के रख दिया। जहाँ देश में बहुत गुस्सा है, गम है, वहीं इस सरकार के खिलाफ भी हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों ने अपने गुस्से का इजहार किया है कि आखिर इतना बड़ा हमला जो है कैसे हो गया। जो सरकार ये कहती है कि अगर हम सरकार में आ जाएंगे तो इस तरह के आतंकी हमलों को हम रोकेंगे, उसको होने नहीं देंगे। इस तरह के बहुत सारे बयान हमने साबिका हुकूमत के दौरे हुकूमत में इनके सुने हैं। आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं सवाल करना चाहूँगा मुफ्ती इनामुल्लाह खान साहब से कि आखिर इस मामले को, इस आतंकवादी हमले को आप किस तरह देख रहे हैं? इस तरह के आतंकवादी हमले बहुत ज़माने से हो रहे हैं। कांग्रेस के पीरियड में भी होते रहे हैं। उस ज़माने में मोदी साहब जब चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, तो कहा करते थे कि ये दिल्ली सरकार की कमज़ोरी है, इसकी वजह से ये हमले हो रहे हैं। लेकिन जब से ये हुकूमत आई है, मेरा ख्याल है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक 2014 में 6 हमले कश्मीर में फ़ौज पर हुए हैं, 2015 में 3 हमले हुए, 2016 में 4 हमले हुए, 2017 में 2 हमले हुए, 2018 में 4 हमले हुए, 2019 में ये बड़ा हमला हुआ। लेकिन जितने हमले हुए तकरीबन 700 से ज़्यादा हमारे फौजी शहीद हुए, जिनका मीडिया ने कुछ खास उसकी तवज्जो नहीं दी और न ही इस सिलसिले में कोई ख़ास कदम उठाया गया, वरना आज ये बड़ा हमला ना हो पाता। हम बहुत अफसोस के साथ ये बात आपके सामने रख रहे हैं कि हमारी फ़ौज, हमारी सिक्योरिटी, हमारा जो सिस्टम है तहफ़्फ़ुज़, अगर उसकी तरफ तवज्जो गवर्नमेंट न दे पाई है तो हमारे लिए बहुत अफसोसनाक बात है। और ख़ास तौर से ये जो हमला हुआ, ये इंतहाई अफसोसनाक बात है, इसलिए कि बहुत सारी बातें सुनने में आ रही हैं कि पहले से फ़ौज के ज़िम्मेदारों ने होम मिनिस्ट्री से कांटेक्ट किया था कि हालात अच्छे नहीं हैं, इसलिए बाई एयर फोर्स को ले जाया जाए, लेकिन उस पर होम मिनिस्ट्री ने कोई तवज्जो नहीं दी, वगैरह वगैरह। इस तरह के जो हालात सुनने में आ रहे हैं, इससे अंदाज़ा होता है कि हमारी गवर्नमेंट ने उस पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी और इतना बड़ा हादसा नुमा हो गया। मैं इसी सवाल को लेकर मौलाना शोएब कोटी साहब से जानना चाहूँगा कि उनका क्या तज्जिया है इस पूरे मामले को लेकर? इसमें तज्जिया की ज़रूरत इसलिए नहीं आ रही है कि हमसे पहले हिंदुस्तान के बड़े बड़े जो मीडिया हाउस है और सियासी तबसरा करने वाले हैं, हम अगर उनकी बात सुने तो खुद ब खुद तज्जिया सामने आ जाता है। लोगों को याद होगा कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में नरेंद्र मोदी, आज के प्रधानमंत्री, कहा करते थे कि मुल्क में अगर कोई वाक़यात हो रहे हैं तो उसके ज़िम्मेदार सेंट्रल गवर्नमेंट है। सेंटर की ये जिम्मेदारी है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है कि सरहदों की हिफाजत करें, उसकी ये जिम्मेदारी है कि फ़ौजियों की ये हिफाजत करें। लेकिन हम ये बड़े अफसोस के साथ हम ये देख रहे हैं और इस पर तबसरा आम लोगों के लिए छोड़ देते हैं। आज से 6-7 महीने पहले मोहन भागवत ने कहा था कि फ़ौज के मुकाबले में हमने जो कैडर तैयार किया है वो
उसको तैयार होने में जो वक्त लगेगा फौज को तैयार होने में, हम उसका तस्वुर भी नहीं कर सकते हैं। जी। तो आतंकवाद बहरहाल बहुत बुरी चीज़ है, कहीं पर भी हो, किसी भी तरह से हो, लेकिन उसकी असल जिम्मेदारी गवर्नमेंट पर आती है कि गवर्नमेंट ने क्या किया है आतंकवाद की इस तरह की कार्रवाइयों को रोकने के लिए। हमारे फौजी जो मारे जा रहे हैं, शहीद किए जा रहे हैं, ये पूरे हिंदुस्तान के लिए सोचने का मकाम है, दुख का मकाम है। ये गवर्नमेंट की नाकामी है, इसके अलावा कुछ और भी नहीं है। कश्मीर में आपने लाखों फौजी लगा रखे हैं, सरहद पर आपने बाढ़ लगा रखी है, और इसके बावजूद वहाँ से बारूद आ रहा है, वहाँ से धमाकेदार अशिया आ रही हैं। कौन जिम्मेदार है इसका? इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अपनी ड्यूटी अदा करने में जो है कमज़ोरी का मुजाहरा कर रही है, नाकाम है गवर्नमेंट, बिल्कुल सरासर नाकाम है। और ये है इस तरह की, और ये अफसोस की बात तो ये है कि इतना बड़ा वाक़या पहले कभी देखने में नहीं आया, सुनने में नहीं आया है। इतना बड़ा वाक़या हुआ, और फिर हमें जो है उस पर हमारी आंखें खुलनी चाहिए। हमारे आवाम को ये सोचना चाहिए कि कब तक हिंदुस्तान के अवाम, हिंदुस्तान की पब्लिक इस तरह से जो है उनको मारा जाता रहेगा। अगर ये आतंकवाद है तो भी गलत है, अगर इसमें किसी और का, जैसा कि आज ममता बनर्जी ने कहा है कि किसी और का हाथ है, तो भी गलत है। जो भी हो, ये बहुत गलत हो रहा है, हमें इस पर जो तवज्जो देनी चाहिए। जैसे कि आपने मौलाना बात कही कि पिछली सरकार के दौरान उनके लीडर के जो बयान थे आतंकवाद को लेकर, और सरकार पर जो इल्ज़ाम दिया जाता था पिछली सरकार पे, तो मैं वो बयान पढ़ के अपने दर्शकों को भी सुनाना चाहता हूँ। जैसे कि सुषमा स्वराज जी, उन्होंने कहा था 5 जवानों की हत्या, देश और सेना को इस अपमान का सामना करना पड़ता है क्योंकि हमारे पास एक कमज़ोर और दुविधा से भरी सरकार है। ये बयान उनका जो है 2013 का है, 6/8/2013 का। जी। दूसरा बयान आप ये सुनेंगे शाहनवाज हुसैन साहब का। उनका ये बयान था कांग्रेस के दौरे हुकूमत में, ये सरकार की बहुत बड़ी विफलता है, पाकिस्तान को उसी भाषा में जवाब देना चाहिए जो पाकिस्तान समझता है। जी। तीसरा बयान है गिरिराज सिंह जी का, ये भी 2013 का है। अगर आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते तो हम लाहौर तक पहुंच गए होते। इसके बाद रविशंकर प्रसाद जी, ये भी उनका बयान कानून 2013 का है। केंद्र सरकार बताए कि अभी और कितने बहादुर भारतीय सैनिकों के बलिदान की जरूरत पड़ेगी, ये रविशंकर प्रसाद जी। अब आइए हमारे अमित शाह जी, जिन्होंने भी बहुत ऊंचा बयान दिया है कल अपनी तकरीर में, मैं आपको बाद में बताऊंगा वो अपने दर्शकों को भी कि क्या बयान था उनका। अमित शाह जी ने कहा था 2014 में, तारीख है 23/4/2014, अमित शाह जी कहते यदि मोदी सरकार मंत्री बने तो पाकिस्तान के घुसपैठियों की सीमा पार करने की हिम्मत नहीं होगी। ये अमित शाह का बयान था। और मोदी जी ने तो बहुत बड़े दावे किए कि 1 साल के बदले 10 साल लेकर आएंगे। तो आज हालात ये है कि अमित शाह ये कहते हैं 4.5 साल इनकी हुकूमत को हो गए और आतंकवाद या दहशतगर्दी का खात्मा नहीं हुआ, और आज सरकार जो है पाकिस्तान से मुकाबला करने के बजाय मोदी जी 2019 की इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जगह जगह भाषण दे रहे हैं और देश में इस तरह का माहौल पैदा कर रहे हैं कि देखो ये आतंकवाद जो है ये सिर्फ इस्लाम के मानने वाले या मुसलमानों की तरफ से है। जो चर्चा सोशल मीडिया में हो रही है, जैसे कि एक चैनल है, प्राइवेट चैनल नेशनल दस्तक, उनके पत्रकार शंभू जी ने ये बातें खुलकर साफ कही है कि जो पूरा मामला है इलेक्शन को लेकर है और ये आरएसएस और सरकार ने करवाया है। इस तरह की बातें आई। प्रकाश अम्बेडकर जी ने भी अभी प्रकाश अम्बेडकर जी ने भी कहा उनके बेटे से आरएसएस ने करवाया, आरएसएस ने करवाया ना, प्रकाश अम्बेडकर जी ने कहा। तो अगर मान भी लेते हैं कि ये हमला पाकिस्तान ने करवाया है, तो पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? सही, सख्त कार्रवाई के नाम पर आज मोदी सरकार ये ऐलान करती है कि उनसे जो हमारे कारोबारी संबंध जो है वहाँ पर 200 गुना टैक्स बढ़ा दिया जाएगा। 200 गुना टैक्स बढ़ा देना ये कार्रवाई हो गई। बीजेपी के लोग पार्टनर हैं वहाँ के लोगों के, उनका क्या है? हाँ, हमारे तो इन सारे हालात में मैं जानना चाहूँगा कि आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो हमें इस जो ये हादसा हुआ, यानी जो ये दहशतगर्दाना हमला हुआ जिसमें हमारे जवानों ने अपनी जान खोई, सबसे पहले तो हम उनको कंडेम करते हैं कि ये इंतहाई बुज़दिलाना और
बिल्कुल नाकवत अंदेज हरकत है जो लोग करते हैं, उसमें चाहे किसी की भी जान जाए, ऐसा कोई हासिल और नतीजा नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे अब बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं, लेकिन एक चीज़ वैसे मौलाना ने इशारा किया कि जब हमने बॉर्डर पे इतनी ज़बरदस्त सिक्योरिटी लगा रखी है और फेंसिंग कर रखी है और जगह जगह चप्पे चप्पे पर वो जो है हमारा सिपाही वहाँ पर चौकी बनाकर बैठा देख रहा है, तो ये इन्फिल्ट्रेशन होता कैसे है? इसका मतलब 350 किलो आरडीएस। हाँ, और आरडीएस अगर 350 किलो एक बार में आए तो ही बहुत बड़ा मसला है, और अगर कई बार में आए तो इसका मतलब लोग बार बार आते जाते रहे, मतलब कोई घर खुला हुआ घर है, दरवाजा है कि आओ और जाओ, कोई पूछने वाला नहीं। तो ये चीज समझ में नहीं आती कि ये जो है, और उसमें तमाम जो दूसरे लोग हैं, MNTV वाले हैं, हमारे वो नेशनल दस्तक वाले हैं, ये लोग कहते हैं कि भाई इसमें तो जब भी इलेक्शन आता है तो इस तरह के हवे खड़े हो जाते हैं। और मैं एक चीज और इशारा करना चाहूंगा कि अभी मोदी जी साहब, हमारे जो प्रधानमंत्री जी, प्रधान सेवक जी, अभी पिछले दिनों बहुत पोजीशन उनकी खराब हो रही थी जब से ये एन राम ने, हिंदू अखबार के जो वो एडिटर है, उन्होंने वो जो डिफेंस मिनिस्ट्री से पेपर निकाल के लाए थे, डिफेंस मिनिस्ट्री और PMO का पूरे राफेल के मामले में, तो वहां पर इनकी पोजीशन बहुत खराब हो ऐसा लग रहा है। और इस सिचुएशन में इस तरह का हो गया तो लोग अगर कोई शक करता है तो उसका शक भी एक तरह से, मतलब एक तरह से वो जस्टिफाइड होता है। हालांकि हम शक नहीं करते, हम तो समझते हैं कि बदमाशों की शरारत है, हम उनको कंडेम करना चाहिए, हालात सही बता रहे हैं। हाँ, लेकिन ऐसे हालात, देखिए इलेक्शन के टाइम पे क्यों ऐसा होता है? हमेशा होता है, जब भी इलेक्शन आता है इस तरह कोई ना कोई हरकत होती है। ये बात सामने आ रही है, मतलब ये इलेक्शन था 2002 में शायद जी, तो अक्षरधाम मंदिर, इलेक्शन से पहले अक्षरधाम मंदिर पर जो है आतंकी हमला हुआ था, वो भी 2 महीने पहले हुआ था। सब कह रहे हैं कि 2002 में जो 2000 लोगों को मरवाया गया गुजरात में, उसी की बुनियाद पर हमारे मोदी जी जो है वो प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर बने गुजरात के इलेक्शन जीतकर। लोग सब कह रहे हैं, दुनिया कह रही, कोई भले ना माने, बात अपनी जगह पर है, लेकिन दुनिया को हमारे जो देशवासी हैं, हिंदू भाई जो हमारे, वो भी समझ रहे हैं। अच्छा, आपस में विरोध कर रहे हैं जी। देखिए, और दूसरी चीज ये कि अगर कश्मीरियों ने या पाकिस्तान ने हमला किया है तो जो कश्मीरी स्टूडेंट्स पटना में और पता बेंगलोर में और हरियाणा में और कहाँ उनसे लड़ाई झगड़ा क्यों, उन पर क्यों वो हो रहा है भाई? और आपस में अभी आज सुबह मैं अखबार देख रहा था, पता चला कि अहमदाबाद में भी इसको लेकर कुछ झड़प हो गई। अब आपस में हम क्यों लड़ रहे हैं? अगर पाकिस्तान ने हम पर हमला किया, हम पर हमला कराया, तो हमको पाकिस्तान को जवाब न देकर हम आपस में क्यों लड़ते भिड़ते जा रहे हैं? तो हमारा अंग है, जबकि भाई कश्मीर हमारा, कश्मीरी भी हमारे, बिल्कुल कश्मीरी भी हमारे, उनको भी अपने हाथ में लेना चाहिए। उनका अगर कोई दर्द जख्म लगा उनको, तो उसका निवारण कीजिए आप हमारे यहाँ। लेकिन हम समझते कि हमारी जो सरकारें आती हैं, जिस तरह हमारे ये नक्सलाइट का प्रॉब्लम चल रहा है, वहाँ भी चाहते हैं कि फोर्स से दबा दिया जाए, नतीजा कुछ निकलता नहीं। आज कितने दिनों से वहाँ प्रॉब्लम चल रहा है, कुछ नहीं हुआ। तो हम सब अगर आपस में सही तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन करें, जो महरूम लोग हैं उनको उनका हक दीजिए, सब मसला सेटल हो जाएगा। अदल और इंसाफ नहीं करेंगे आप तो प्रॉब्लम होगा। मुसलमानों को भी आपने बिल्कुल एकदम वो कर दिया है, क्या कहते हैं कि उनको एक अलग थलग कर दिया है। अभी इस वक्त देखिए सब मुसलमान हर जगह तो तकरीबन खौफजदा है कि खुदा जाने हमारे साथ क्या हो जाएगा। हालांकि मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई हमको डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ की जो पब्लिक है, मेजॉरिटी पब्लिक है, वो हकीकत को अच्छी तरह समझती है। जो लोग ड्रामा कर रहे हैं उनकी तादाद बहुत थोड़ी है। 5-10 जो अमन पसंद जी, अमन पसंद और हकीकत को समझने वाली, जो हमारे बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं, आज वो बातों को सही तरीके से उस पर्सपेक्टिव में रख कर समझा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। तो ये चीज़ों को हमको मानना कर, उसको अमल करना चाहिए और समझना चाहिए। जी, आज जो खबर जिस तरह से आपने उसका जिक्र किया कि कश्मीरियों पर जगह जगह हमले हो रहे हैं, क्योंकि ये एक बड़ी अच्छी बात है कि पूरे देश में उन कश्मीरियों को हमारे हिंदू भाइयों ने जगह देने की बात भी की कि आप हमारी हिफाजत में हैं, उनको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं वो। तो ये हमारे हिंदू भाई है, जो एक तरफ जो एक तबका जो है शरपसंद अनासिर जो है वो कश्मीरियों पर हमला कर रहा है, लेकिन हमारे हिंदू भाई गले लगा रहे हैं कि नहीं, आपकी हिफाजत होनी चाहिए। मैं एक बात और सर करना चाहूँगा, मैं जहाँ तक मेरे जहन में आ रहा है कि पिछले दिनों जलजला या कोई बड़ा प्रॉब्लम आया था 2-4 साल पहले कश्मीर में, जिसके जो लोग मर गए, उनके बच्चों को पूना की एक संस्था जो हमारे कोई गैर मुस्लिम भाई चलाते हैं, कोई मतलब हमारे देशवासी, वो ले आए और उस संस्था में उन बच्चों को, वो छोटे बच्चों को रख कर वहाँ उनको पढ़ाना लिखाना, उनकी तालीम का सब पूरा इंतजाम वो लोग कर रहे हैं।
मेरे जहन में ये बात है, मुझे किसी ने अच्छे तरीके से बताया था, इस वक्त नाम नहीं याद आ रहा किसने ये बात कही, लेकिन किसी ने बात बताई। तो हम आपस में तो बहुत मिले हुए हैं, ये सरकारें हैं जो हमको अपनी राजनीति के लिए, अपने वोट के लिए हमको फाड़ रही है और बांट रही है, उसके लिए कोशिश कर रही है, उसके लिए हमको सतर्क रहना पड़ेगा। और सामने आ रही है कि देखिए 14 तारीख को कश्मीर में पुलवामा में हमला हुआ, आतंकी हमला हुआ, उसके बाद 15 को ईरान में भी हुआ इसी तरह का वाकया, और कल की खबर है, और सच है कि झूठ है पता नहीं, लेकिन आ तो रही है कि पाकिस्तान में भी इस तरह का हमला हुआ। तो ये पूरे एशिया को जो है टारगेट किया जा रहा है, आतंकवाद को का निशाना बनाया जा रहा है, दहशतगर्दी का निशाना बनाया जा रहा है। तो क्या हो सकता है कि कहीं चौथा मुल्क जो है इस तरह के हालात पैदा कर रहा हो कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान या एशिया में इस तरह के हालात हो यहाँ पर, और ये कभी यहाँ पर अमन और शांति ना हो सके और ये लड़ते रहे? बहुत मुमकिन है जी। और बहुत से लोग इसराइल की तरफ इशारा भी कर रहे हैं जी। इसराइल चाह रहा है कि किसी तरह इंडिया पाकिस्तान आपस में लड़ जाएं और उसको रोटी सेंकने का मौका मिले। अमेरिका भी यही चाह रहा है। तो बाहर की ताकतें बहुत मुमकिन है कि इस वक्त उसका फायदा उठाने की कोशिश में। तो क्या ये समझे कि जैश-ए मोहम्मद जो इसराइल की पैदावार है? हो सकता है, बहुत मुमकिन, कोई नहीं कह सकता, बहुत मुमकिन। इसलिए सर अगर हिंदुस्तान, इंडिया, देखिए इंडिया में रिसोर्सेस, यहाँ कुदरती वसाइल, हर चीज़ की बहुतात है, सबसे ज़्यादा मैन पावर है यहाँ पे, ब्रेन भी है और आपके पास ताकत भी है, बहुत ज़्यादा हमारे पास इंसान है। तो इनको अगर इस्तेमाल करके अगर सही डायरेक्शन में काम किया जाता तो इंडिया सुपर पावर 100% हो जाए, इसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन ये जो हम आपस में लड़ के भिड़ के बस तोड़ दिया, गाड़ी फूंक दिया, और वहां पर क्या कहते हैं कि ट्रेनों को रोक दिया, लाखों करोड़ों नुकसान हुआ। अभी जो ये हुआ, ये जाटों का जो आंदोलन हुआ, उसकी वजह से कितना प्रॉब्लम हुआ, कितने सारे दिल्ली वाले और दूसरे लोग बेचारे परेशान हुए, ट्रेनें कैंसिल हो गई। एक ट्रेन जिसको 10, 12, 15 घंटे में मुंबई पहुंचना था, उसको 36 और 40 घंटा लगा। तो ये सारा नुकसान हमारे देश का हो रहा है ना। तो ये कोई मोहब्बत नहीं है देश के साथ, ये देशभक्ति नहीं, बल्कि तो देशद्रोह होना चाहिए, इसको देशद्रोह कहना चाहिए कि आप जो है देश की तरक्की और उन्नति को, लोगों को आपस में लड़ा के उसको खत्म कर देते हैं। अगर प्यार मोहब्बत से सारा मामला, जैसा हमारे बचपन में हम देखते थे जिस तरह चलता था, वो तो अब सब एक दूसरे को कोऑपरेट करते थे। जी, कभी सर हमने बचपन में महसूस नहीं किया कि हिंदू मुसलमान का कोई चक्कर होता है। मेरा गांव अकेला मुस्लिम गांव था, सब चारों तरफ हिंदू और ठाकुर, ये सब के यहाँ ऐसा मतलब सद्भाव, जहाँ जाते थे सब इज्जत, हम उनकी इज्जत, वो हमारी इज्जत, वो हमारे घर पे आ रहे हैं, हमारे हाँ। लेकिन अब हम देखते हैं कि लोग ये समझते हैं कि एक दूसरे से मशकूक होते हैं, एक दूसरे को देखकर शक करते हैं। ये शक की कैफियत क्यों बनाई गई? ये हमारे पॉलिटिशियंस ने पैदा की, इसको खत्म करना चाहिए। और इसको खत्म करने के लिए सोशल लोग जब मैदान में आएंगे, जो बुद्धिजीवी, जो समझदार लोग हैं, क्योंकि वो खामोश हैं, इसलिए ये जो नकली लोग हैं ना, इनको मौका है काम करने, ये अपना विस्फोटक पदार्थ लेकर आ जाते हैं। अगर ये जो अच्छे लोग हैं, समझदार लोग हैं, अगर वो आके मैदान में काम करें और हम लोग उसको समझें। इस सिलसिले में एक बात का तस्करा करना चाहूँगा, अभी जमात इस्लामी ने पिछले दिनों महाराष्ट्र में ये वो किया कि हम जो है ना आपस में जो भेद मतभाव है, ये धर्म का और इसका, उसको सबको मिटाना चाहते हैं। सब हम आपस में भाई भाई, सब एक दूसरे से ताल्लुक रखने वाले, मैं आपका मददगार, आप मेरे मददगार। ये सद्भावना के लिए जो ना बहुत कोशिश की गई, पूरे महाराष्ट्र में हमने इस पर काम किया। और हिंदुस्तान में तो जितनी हमारी जो समाजी मिली तंजीमें हैं, जमात इस्लामी, जमात उलमा, मजलिस मुशावरत, ऑल इंडिया मिलिट्री काउंसिल, इस तरह की जितनी बड़ी जमातें हैं, सभी ने जो है आतंकवाद के खिलाफ बोला है और पाकिस्तान के खिलाफ सख्त मजम्मत की है और उसका गुस्से का इजहार किया है। और हम तो ये कहते हैं, सारी तंजीमें कहती है कि पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए। ये मौका आ गया कि पाकिस्तान को जवाब दिया जाए, और अगर पाकिस्तान का हाथ इसमें नजर आ रहा है, साबित होता है तो हो रहा है। क्योंकि हम ये देखते हैं कि अभी जैसे जैश ए मोहम्मद का जब नाम आता है तो आम हिंदू को लगता है कि ये तो मुसलमानों का एक संगठन है, आतंकवादी संगठन, उसमें तो हिंदू भी है। ये लड़का पकड़ा गया, क्या नाम दीपक है या मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मुजफ्फरनगर का है, उसको इससे पहले मध्य प्रदेश में कॉल सेंटर चला रहे थे बीजेपी के लोग, और उनका फोटो है मोदी साहब के साथ में फोटो है जी, और वो कॉल सेंटर चला रहे थे, आईएसआई को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे थे भाई, जासूसी पूरी यहाँ की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे थे आईएसआई। अच्छा, सारा केस दबा दिया गया, कहीं कुछ सामने नहीं आया। हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमानों में से आज तक ऐसा कोई वाकया नहीं है, कोई वाकया नहीं। गद्दारी के जितने भी वाक़यात में जितने भी लोग पकड़े गए हैं, उनमें किसी एक मुसलमान का नाम नहीं है। ये गवर्नमेंट, हमारी सरकार जो है,
ये असल में इस तरह का जहन बना रही है, इसका जो मीडिया है वो भी जहन बना रहा है। अब आजकल जो पुलवामा में जो कुछ हुआ, टीवी वाले आप देख लीजिए कि जितने पिछले वाक़यात थे दहशतगर्दी के सबको वो दिखा रहे हैं, लेकिन उसमें मालीगांव का वाक़या वो नहीं दिखाया, समझौता एक्सप्रेस का वाक़या वो नहीं दिखा रहे, मक्का मस्जिद में जो वाक़या हुआ वो नहीं दिखा रहे, प्रतिज्ञा ठाकुरों का नाम नहीं आ रहा है, ये अजमेर का जो है अजमेर का जो वाक़या हुआ वो नहीं दिखा रहे। इसकी वजह यह है कि वो एक पूरा एक जहन है जो जहरीला जहन, सबका वो जहरीला जहन बना रहे हैं। ये देश हमारा जो है आपस में लड़ बढ़ के नहीं चल सकता है, और ये हमें अच्छी तरह से मान लेना चाहिए कि कोई एक कौम दूसरी कौम का कभी खात्मा नहीं कर सकती है। दोनों अगर मिल के रहेंगे तो ये मुल्क तरक्की करेगा। अब चाइना को देख लीजिए, 15-20 साल के अंदर आलमी ताकत बन गया, हिंदुस्तान कहाँ जा रहा है ये? कोरिया को देख लीजिए आप, हैं इकोनॉमिक के लिए। और हमें तो अफसोस इस सबसे बड़ा इसका है कि आप काला धन की बात कर रहे हैं, काला धन लेकर भागने वाले जितने लोग हैं वो इस गवर्नमेंट में वाक़यात पेश आए, एक नहीं हज़ारों करोड़ रुपए लेके वो भाग गए, और किसने उनको जाने दिया? उनकी फोटो, उनकी एल्बम जेटली के साथ, आपने उसको देखा होगा, जो कारोबारी शराबी पार्लियामेंट में जाके मिल रहा है, और वो भाग गया, विजय माल्या वो भाग गया इतना पैसा लेके। और यही नहीं है, बड़ा ये मसला है नाकामियों को बचाने के लिए, सारी पर्दा डालने के लिए। पंजाबी जैसे महफूज साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि ये मनसूबाबंद एक प्लानिंग हो रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि पब्लिक इस बात को समझ रही है। अब ये अलग बात है कि ये गवर्नमेंट मशीनरी का इस्तेमाल करके पब्लिक मैं मौलाना शोएब कुरैशी साहब बयान की तरफ आता हूँ। अमित शाह जी ने जो बयान दिया कल या परसों की बात है कि मोदी जी को 2019 में आप फिर से दोबारा से चुनकर लाइए तो मोदी जी पाकिस्तान को घुस कर मारेंगे अंदर। तो सब 4.5 साल आपने क्या किया? 5 साल पूरा नहीं कुछ कर सके, अब अगले 5 साल में करेंगे। नहीं, इस 5 साल में बहुत काम किया मोदी ने, बगैर बुलाए पाकिस्तान गए, बिरयानी खा के आ गए, एक बार नहीं 2 बार गए बगैर बुलाए। आपके ताल्लुकात अगर ख़राब है पाकिस्तान से तो ये कैसे ताल्लुकात है कि आप बगैर जो है किसी सरकारी दावत के आप अचानक वहाँ पहुँच जाएँ, दावत में शरीक हो जाए? इसका मतलब ये कि आपका स्टैंडर्ड जो है वो अलग अलग है, अवाम के लिए, गवर्नमेंट के लिए अलग है, अपने लिए अलग ही है। सरकारें मिलकर आवाम को बिल्कुल यही कर, इसका भी चांस है भाई, इसका भी चांस है ये, और ये मुमकिन है कि दोनों सरकारें मिलकर ये करते हैं। और ये आज से नहीं, हमेशा से ये बात कही जा रही है, पाकिस्तान को जरूरत पड़ती है तो ये जब वहाँ इलेक्शन होता है तो यहाँ का ड्रामा चालू होता है, यहाँ तो वहाँ का ड्रामा चालू होता है ये, और मरती है हमारी गरीब पब्लिक और देश का नुकसान होता है। सुरक्षा जो कर्मी जो है हमारे इतनी मेहनत से अपनी जान पे खेल के देश की सरहदों पर तैनात है, उनकी इस तरह से आसानी से जान चली जाए, बड़े अफसोस की बात है। ये तो जान किसी की भी जाए, सारे इंसान है, और इंसानियत का खतरा खतरा ही है। जी, एक मैं बात और कहना चाहता हूँ, जब से ये मतलब ये बम विस्फोट हुआ और हमारे जवान जो है वो शहीद हुए, तो जवानों को शहीद तो कह रहे हैं, लेकिन ऑफिशियली उनके लिए कोई शहादत का दर्जा नहीं है, न उनको ये शहीद मानते हैं और न उनको कोई जो हमारी फैसिलिटी दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं है। पैरामिलिट्री फोर्स ये बीएसएफ वालों के लिए, इनको कोई सीआरपीएफ वालों के लिए। देखिए सीआरपीएफ वाले पिछले दिनों कब से एजिटेशन कर रहे थे कि भाई हमको पेंशन दो, 1 रैंक 1 पेंशन, कुछ नहीं किया इन लोगों ने। नकली देशभक्ति का खाली इजहार हो रहा है कि आप उनको शहीद तो खाली जबानी बोल रहे हैं ना, शहीद मानिए, हकीकत में उनको मानिए, उनको शहीद का दर्जा दीजिए। तो शहीद का दर्जा मिलिट्री के उनके लिए है, मिलिट्री वालों के लिए है, एयरफोर्स वालों के, नेवी वालों के लिए, ये सीआरपीएफ वालों के लिए शहीद दर्जा नहीं। ये बात हमको कल पता चली इनके लीडरों की कि शहीदों के शव पर खड़े होकर सेल्फी खिंचवा रहे हैं। जी हाँ, सेल्फी खिंचवा रहे हैं ये। अगर उनको इसका गम है, अफसोस की बात है, तो गम है तो ये आप खुशी क्यों मना रहे हैं? आप दुनिया को दिखाने के लिए कि हम इसकी जो है अफसोस का हुआ, और किसी ने अपनी रैली कैंसिल नहीं की, न मोदी जी ने की, न योगी जी ने की, न अमित शाह ने की। जी, किसी ने अपनी रैली कैंसिल नहीं की। उनको तो ये चाहिए था कि सारी रैलियां कैंसिल करके सतह पर वो पाकिस्तान के खिलाफ जो है लोगों को आमादा करते, वहाँ की सरकारों को और जितने मुल्क है कि पाकिस्तान को इससे रोका जाए, पाकिस्तान इस तरह की दहशतगर्दी कर रहा है, इसको रोका जाए।
लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ तो अब तक कोई एक्शन और पाकिस्तान की औकात क्या है, इंडिया के मुकाबले में एक छोटा सा मुल्क है, अगर ये चाहे पाकिस्तान को तो अच्छी तरह से उसको सबक सिखा सकते हैं। राय अम्मा हमवार रखनी चाहिए थी बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन राय अम्मा जो है वो मुल्क के अंदर मुसलमानों के खिलाफ राय हमवार कर रहे हैं और अपने फेवर में कि भाई इलेक्शन होने वाले, आप हमें वोट दीजिए, हम पाकिस्तान को घुस के मारेंगे। अभी दहशतगर्दी के जितने भी वाक़यात हो रहे हैं, आतंक, इन सब का निशाना मुसलमानों को बनाया जा रहा है। जी आखिर क्या वजह है कि पुलवामा के वाक़ा के बाद हिंदुस्तान के बहुत सारे शहरों में कश्मीरियों को मारा जा रहा है। ये नहीं, कश्मीर हमारा है, कश्मीरी हमारे नहीं है। बात तो वही हो गई। बात तो बिल्कुल वही हो गई। आपने कश्मीरी अवाम के लिए क्या किया है? आपने अगर कश्मीरी अवाम हिंदुस्तान में आ जाते हैं तो क्या हिंदुस्तान उनका मुल्क नहीं है? उनका मुल्क है। फिर तो उनकी भी तो हिफाजत कीजिए आप। डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाए तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। प्रॉब्लम सारा खत्म हो जाएगा। ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं खत्म कर पा रहे हैं हम। नाज़रीन, हम अपनी इस चर्चा को यहीं पर खत्म करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं मुफ्ती इनामुल्लाह खान साहब का और मौलाना शोएब कोडी साहब का, जनाब महफूज अहमद सिद्दीकी साहब का। कुल मिलाकर नाज़रीन बात निकल कर यह आती है कि इस तरह के आतंकवादी हमले रुकने चाहिए और पाकिस्तान के खिलाफ सख्त जो है कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी है उस पर जाँच होनी चाहिए कि आखिर इन आतंकी हमलों के पीछे किसका हाथ है। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।